नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। दोस्तों, ये हिंदी के हमारे टॉपिक वाइज क्लास है और मैंने आपको कहा था कि हम टॉपिक वाइज क्लास शुरू कर देते हैं। तो कल हमने पहली क्लास ली थी और आज ये दूसरी क्लास है आप लोगों की। चलिए शुरू करते हैं। और आपको पता है कि हम कितनी डिटेल में पढ़ते हैं, टाइम की कमी रह जाती है। 25-26 क्वेश्चन में करा पाता हूँ, टाइम की कमी रह जाती है। किसी ने आंसर नहीं दिया है कल वाले क्वेश्चन का, कोई बात नहीं, कभी तो आप लोगों को अच्छी लगेगी, आप लोग आंसर दोगे। चलिए अभी शुरू करते हैं हम लोग आपकी आज की क्लास। आंसर दोगे तो उससे आपको पता चलेगा कि आपने कितनी तैयारी की है किसी भी क्वेश्चन का। चलिए, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? बताइए, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? किससे मानी जाती है आपकी, बताइए, आंसर दीजिए। किससे मानी जाती है? शोरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? शोरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। अगर मैं अपभ्रंश की बात करता हूं, किसकी? अपभ्रंश की बात करता हूं, तो अपभ्रंश के कितने प्रकार है? अपभ्रंश 7 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का माना गया? अपभ्रंश 7 प्रकार का माना गया है। कौन कौन सा? शोरसेनी अपभ्रंश। कौन सा? शोरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, मागधी, अर्धमागधी, क्या? अर्धमागधी, ठीक है। क्या हो गया? शोरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, खस, ब्रांचड और महाराष्ट्री। तो कितनी प्रकार का हो गया ये 7 प्रकार का अपभ्रंश हो जाता है। अपभ्रंश होता क्या है? भाषा का बिगड़ा हुआ रूप। क्या? बिगड़ा हुआ रूप क्या होता है? अपभ्रंश। जब भाषा, हिंदी भाषा संस्कृत भाषा से चल के अपने मतलब हिंदी भाषा से संस्कृत से हिंदी का विकास हो रहा था, तो क्या हुआ? सबसे पहले क्या आई? संस्कृत। क्या हुआ? पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर उसके बाद पाली, फिर आई पाली, उसके बाद प्राकृत, फिर आई अपभ्रंश। क्या? अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद आई आवट और फिर हिंदी। अपभ्रंश होता है भाषा का बिगड़ा हुआ रूप या पद से। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है पद से भटक जाना। क्या? पद से भटक जाना। तो क्या हुआ? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, शोरसेनी अपभ्रंश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। सूरसागर किस भाषा की रचना है? बताइए, सूरसागर किस भाषा की रचना है? पहले तो ये बताइए कि सूरसागर किसकी रचना है? सूरसागर अवधी की, अवधी भाषा में लिखी गई है, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी या फिर ब्रज भाषा में? बताइए। सूरसागर जो है वो सूरसागर रचना है सूरदास की। किसकी? सूरदास की, कवि सूरदास की। सूरदास की यह रचना है। और सूरसागर इन्होंने लिखी है ब्रज भाषा में। किसमें? ब्रज भाषा में इसकी रचना की है। अगर सूरदास की अन्य रचनाओं की मैं कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करता हूं तो सुरावली। क्या होगा? सुरावली। सूरसागर, सुरावली, साहित्य लहरी, साहित्य लहरी। क्या होगा? साहित्य लहरी। ये सूरसागर की सूरदास की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? मथुरा और वृंदावन में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है? आंसर दीजिए कि कौन सी भाषा मथुरा और वृंदावन में बोली जाती है। तो गुजराती, ब्रजभाषा, मराठी या महाराष्ट्री, मारवाड़ी या मराठी। तो कौन सी भाषा बोली जाती है? ब्रज भाषा बोली जाती है आपके मथुरा और वृंदावन वाले क्षेत्र में। अगर मैं ब्रज भाषा के अन्य क्षेत्रों की बात करूं, आपको बताऊं कि इसके अन्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो इसके अन्य क्षेत्र है आपके मथुरा, अलीगढ़। कौन से? मथुरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, कासगंज आदि। ये कैसे क्षेत्र है? ये आपके ब्रज भाषा के कुछ प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए आगे शुरू करते हैं हम लोग। 4 की बात करते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? बताइए, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन है? कितने व्यंजन है? 33, 31, 32 या 28?
कितने व्यंजन है, स्वर की नहीं व्यंजन की बात कर रहा है, तो आंसर दीजिए। तो कितने हैं आंसर 33। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए। अगर स्वर की बात करता हूं, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित रूप को, क्या वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहा जाता है, कहा जाता ना है, कहा जाता है। व्यंजन कितने होते हैं, अगर मैं बात करता हूं कुल वर्ण कितने होते हैं, कुल वर्ण 52 होते हैं और वर्ण के प्रकार 2 होते हैं, एक स्वर होता है और एक व्यंजन भी होता है, ठीक है ना, व्यंजन। अगर स्वर की बात करता हूं तो स्वर होते हैं 11 और व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन होते हैं आपके 33 और बचे क्या आपके, क्या हुआ अगर मैं बात करूं उष्ण व्यंजन की, उष्ण व्यंजन की तो श और है, ये 4 क्या हुआ, श और है, द्विगुण 2 हो जाते हैं आपके, द्विगुण, द्विगुण, ठीक है, कितने हो गए, 2 हो गए आपके द्विगुण, डे और ढे, ठीक है ना, 2 आपके द्विगुण हो जाते हैं। और अब क्या बचे आपके, 2 और बच जाते हैं अनुनासिक, क्या अनुनासिक, अनुनासिक व्यंजन 2 होते हैं, अंग और ए, विसर्ग, क्या हो गया, इनके स्थान पर कहीं कहीं पर आगत ध्वनियों को माना जाता है। तो कुल कितने हो जाते हैं, ये हो जाते हैं आपके 52, कितने हो जाते हैं, 52 हो जाते हैं। आप लोग इसे देख सकते हो अच्छे से और इसे जोड़ भी सकते हो, ठीक है। तो कुल कितने व्यंजन हो गए, कुल हो जाते हैं 52। दोबारा बता देता हूं, वर्ण कितने होते हैं 52, ठीक है, स्वर कितने होते हैं 11, व्यंजन कितने होते हैं 33। अगर बात करूं 4 होते हैं उष्ण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन होते हैं 2 और द्विगुण व्यंजन 2 डे और ढे, अनुनासिक होते हैं आपके 2 अंग और ए, ठीक है ना। अगर बात करूं व्यंजन, इसमें व्यंजन में कितने 33 कैसे हो गए, स्वर अगर स्पर्श व्यंजन की बात करूं तो कै से लेकर मैं तक 25 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, 4 क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है, 4 के हुए क्या हुए आपके अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, क्या होते हैं, अक्षय त्रय अज्ञ श्रय, 4 संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 33। यहीं पे क्लियर हो जाएगा सब कुछ, फुल्ली डिटेल में क्लास चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। थ्योरी से आपको इतना प्यार नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसे आपको अच्छा लगता है, अगर आप सपोर्ट करोगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, मैंने अभी आपको बताया है कि कै से लेकर मैं तक स्पर्श व्यंजन होते हैं, तो कितने होते हैं 25, कितने होते हैं 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। जस्ट अभी अभी मैंने आपको यह आंसर दिया था। तो कुल कितने हो गए, 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं और 6 क्या कहता है, निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। अल्प प्राण, अल्प प्राण किसे कहा जाता है बताइए, अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, पहले तो आप आंसर दीजिए कि अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। तो कौन सा है अल्प प्राण व्यंजन, आंसर दीजिए। पहले मैं आपको बता देता हूं, इससे पहले आप लोग आंसर देखिए। अल्प प्राण किसे कहा जाता है, अल्प प्राण व्यंजन वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारी स्वर ध्वनियों में कंपन जो है, जो घर्षण होता है वो कम होता है, कंपन नहीं घर्षण, हमारी स्वर तंत्रियों में घर्षण बहुत कम होता है, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि इन व्यंजन का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में दबाव कम पड़ता है, ठीक है, महाप्राण के मुकाबले दबाव कम पड़ता है, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। अगर अल्प प्राण की बात करूं तो सभी स्वर क्या होते हैं, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। और अंतस्थ व्यंजन ये, रे, ले और वे क्या होते हैं आपके, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके अल्प प्राण होते हैं। ये कौन से है, पहला, तीसरा और पांचवा कौन से है, अगर आप इनकी पहचान करना चाहोगे तो का, अगर मैंने कहा व्यंजन वर्ग का, वो जो आपको सारणी मैंने सिखाई थी, अगर किसी ने नहीं सीखी या कोई नया है तो वो जाइए और देख सकता है, वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, हिंदी के नाम से आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ पे पूरा टॉपिक मैंने कराया हुआ है, एक बार नहीं 3 बार मैंने हिंदी को कराया है। और लास्ट टाइम जो मैंने हिंदी बीच में ही रोक दी वो आप लोगों की डिमांड पर ही रोकी है, आपने कहा है कि क्वेश्चन आंसर कराइए, इसलिए आपको क्वेश्चन आंसर कराए जा रहे हैं। चलिए, ये होते हैं पहला का, खा, महाप्राण, गा, घा, डा, तो पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होते हैं। तो क्या हो गया, पहला ता, था, ये तो दूसरा हो गया, तो ये तो महाप्राण नहीं होगा, ता, था भी महाप्राण होगा, ता, था, ये भी दूसरा हो जाता है, का, खा, गा, ये तीसरा होता है, ये महाप्राण होगा, और जा, चा, छा, जा, ये भी तीसरा होगा यार। तो इसके आंसर 2 हो जाते हैं, ये सी एंड डी दोनों इसके आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते।
निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? वर्णमाला के क्रमबद्धता के ज्ञान के अभाव में, लिपि के परिचय के अभाव में, खड़ी बोली के अभाव में या कर्ता के अभाव में हम किसके अभाव में नहीं पढ़ सकते? तो किसके अभाव में? ऑप्शन नंबर ए, वर्णमाला के ज्ञान के क्रमबद्धता के ज्ञान के आधार पर। अगर हमें क्रम का ज्ञान नहीं होगा कि पहले स्थान पर क्या आया है तो हम नहीं पढ़ सकते, हम नहीं लिख सकते, हम नहीं ज्ञान हो सकता हमें इन चीज़ें का। तो ऑप्शन नंबर ए, वर्णमाला के क्रमबद्धता के ज्ञान के आधार पर। बात करते हैं कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? बताइए, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर जातिवाचक? तो बताइए इसमें कौन सी संज्ञा है? कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? देखिए, अगर संज्ञा की बात करता हूं तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कितने 5 प्रकार होते हैं? 5, सॉरी, संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 5। नंबर 1 पर है आपका व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। नंबर 4 पर है आपका भाववाचक, क्या? भाववाचक। और नंबर 5 पर क्या है आपका? द्रव्यवाचक। तो ये कितने प्रकार हो जाते हैं? ये आपके संज्ञा के 5 प्रकार हो जाते हैं। कितने? संज्ञा के 5 प्रकार हो जाते हैं। तो कवि अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिससे किसी व्यक्ति विशेष की जानकारी होती है। जैसे राम, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा वे संज्ञा होती है, जैसे अगर मैं बात करना चाहूँ कि जैसे आपकी रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि है। तो यहाँ पर क्या है? मैंने बात की है रामायण की। रामायण कैसी है? आपकी रामायण एक विशेष पुस्तक है। अगर बात करूँ महाकवि वाल्मीकि की, तो वाल्मीकि जो है वो कवियों में अलग है, या मैं कहूँ वाल्मीकि श्रेष्ठ कवि है। तो वाल्मीकि शब्द कैसा है? ये व्यक्तिवाचक है। अगर मैं बात करूँ किसी जाति की, तो किसी पशु का नाम, मैंने कहा पहाड़ हमारे रक्षक होते हैं, नदी बहती हुई सुंदर लगती है, या नदी बह रही है। क्या? नदी बह रही है, नदी में शांत जल बह रहा है। तो क्या हुआ आपका? नदी शब्द क्या है? जातिवाचक। तो यहाँ पर क्या हुआ? कवि किसी एक विशेष की पहचान नहीं कराता, कवि जाति का बोध कराता है। अगर मैं कहूँ किसी विशेष का नाम, मैंने जैसे ही नाम लिया, मैंने कहा महर्षि वाल्मीकि, मैंने कहा आपका सूरदास, कालिदास, आपका ये क्या है? ये सभी नाम है, गंगा, हिमालय, ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक। लेकिन जैसे ही कवि आया, जैसे नदी या फिर कवि, तो क्या होगा? पूरी जाति का बोध कराता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात करते हैं पशु चल रहे हैं। पशु शब्द है, बताइए, पशु चल रहे हैं, इसमें जो है पशु शब्द है क्या है आपका? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या द्रव्यवाचक। तो क्या है इसमें कि पशु चल रहे हैं? तो देखिए, पशु चल रहे हैं, पशु शब्द क्या है? पशु शब्द है आपका जातिवाचक। भाई अगर मैं कहूँ कि गायें चल रही है, गायें घास चर रही है, मैंने कहा गायें घास चर रही है, ठीक है ना? या मैंने कहा आपको क्या, अगर मैं कहूँ आपको मैं श्यामा गाय कहता हूँ, मैं कहता हूँ श्यामा गाय घास चर रही है, तो मैंने किसी विशेष गाय की बात की। लेकिन अगर मैं कहूँ गाय घास चर रही है, तो गाय शब्द क्या है? जाति का, पूरी गाय जाति का बोध कराता है। अगर मैं कहूँ राम स्कूल जा रहा है, तो कौन जा रहा है? राम जा रहा है, कोई विशेष व्यक्ति का नाम लिया। लेकिन यहाँ पर क्या है? पशु। तो पशु क्या है? पूरी जाति का बोध कराते हैं, जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? संज्ञा के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? श्लिष्ट, संश्लिष्ट, विश्लिष्ट या श्रेष्ठ? बताइए क्या होगा आपका 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? विश्लिष्ट हो जाएगा। क्या? विश्लिष्ट हो जाएगा। 10 का आंसर सी हो जाता है। 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मैंने आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान करना बताया था। मैंने आपको कहा था कि किसी भी शब्द को अगर आप वाक्य में प्रयोग करना करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे अंधेरा छा गया, ठीक है। जैसे मंडली बैठी है, सभा बैठ गई, रचना हो गई, रचना खत्म हो गई, या रचना पूरी हो गई। मैंने कहा कि मैंने रचना पूरी कर ली है, तो कर ली है, तो क्या हुआ? ये स्त्रीलिंग। सभा बैठ गई है, मंडली बैठी है, लेकिन अंधेरा छा गया, तो अंधेरा क्या है? अंधेरा आपका क्या है?
पुल्लिंग शब्द हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। निम्न में से पुल्लिंग शब्द की पहचान कीजिए। इसमें से आपको पुल्लिंग शब्द की पहचान करनी है और वैसे ही जैसे अभी की थी वाक्य में प्रयोग कीजिए। विदुषी, बनावट, भवानी, पड़ोसी। क्या? विदुषी। विदुषी तो स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है। विदुषी तो हमेशा विद्वान और विदुषी, तो विदुषी किसके लिए प्रयोग होता है? विदुषी जो शब्द है ये हमेशा किसके लिए प्रयोग होता है? ये प्रयोग किसके लिए होता है? स्त्रीलिंग के लिए। तो ये तो आंसर नहीं होगा। बनावट आ गई। क्या? बनावट आ गई, भवानी आ गई, लेकिन पड़ोसी आ गए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाता है 12वें क्वेश्चन का। 13वें क्वेश्चन को देखते हैं। वह महिला बहुत विद्वान है, वाक्य में किस प्रकार की शुद्धता है? अशुद्धता है। ये शुद्धता नहीं होगा। इसमें आपको ये बताना है कि इस वाक्य में क्या अशुद्धता है, किस प्रकार की अशुद्धता है। शुद्धता नहीं, अशुद्धता है। ठीक है ना? देखिए इसमें लिंग की कमी गलती है या क्रिया की या वचन की या फिर कारक की? बताइए। 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए कि क्या हो जाएगा। 13वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अगर मैं बात करता हूं विद्वान, जो ये विद्वान शब्द है, विद्वान शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ये पुरुष जाति के लिए प्रयोग किया जाता है। कहा जाता है जैसे वह पुरुष विद्वान है। क्या? वह पुरुष विद्वान है। लेकिन अगर महिला की बात करता हूं तो महिला के लिए प्रयोग किया जाएगा विदुषी का। क्या? विदुषी। विदुषी किसका प्रयोग किया जाएगा? विदुषी का प्रयोग किया जाता है। किसका? देखिए ये आपको अक्सर ये भी पूछ लिया जाता है विदुषी। ठीक है, ये करेक्शन में पूछ लिया जाता है आपको, ये आपको करेक्शन में भी पूछ लिया जाता है। तो विदुषी किसके लिए प्रयोग किया जाता है? महिला के लिए। विद्वान का स्त्रीलिंग भी क्या होगा? विदुषी। तो इसमें लिंग की अशुद्धता है। किसकी? लिंग की। ऑप्शन नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। चादर का बहुवचन रूप क्या होगा? बताइए। चादर का बहुवचन रूप क्या होगा? चादरों, चादर, चादरा या चादरे? बताइए क्या होगा चादर का बहुवचन रूप। एक बात ध्यान रखिएगा कि अधिकतर आपके द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के बहुवचन रूप नहीं बनते। जैसे पानी का बहुवचन नहीं होता, पानी का बहुवचन पानी ही होता है। ठीक है ना? जैसे चाकू का बहुवचन नहीं होता, चाकू का बहुवचन चाकू ही होता है। जैसे दूध का बहुवचन नहीं होता, दूध का दूध ही होता है, दूधो नहीं होता है ना, या दूधे नहीं होता। तेल का तेल ही होता है, तेले नहीं होता या तेलो नहीं होता। ठीक है ना? तो क्या होगा आपका चादर का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? चादरे हो जाएगा। क्या? चादरे। ऑप्शन नंबर डी 14 का राइट आंसर हो जाएगा। 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में स्वरनाम का भेद है। ये स्वरनाम होगा। क्या होगा? ये आपका स्वरनाम होगा। क्या? स्वरनाम। ये होगा सर्वनाम। स्वरनाम। स्वरनाम क्या होते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को स्वरनाम कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वरनाम कहते हैं। और स्वरनाम के प्रकार कितने होते हैं? स्वरनाम के 6 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। कितने हो गए? पुरुषवाचक, संख्यावाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, आपका प्रश्नवाचक, निजवाचक और संख्यावाचक। तो कितने प्रकार हो गए आपके? संबंधवाचक, संबंधवाचक, संख्यावाचक, संबंधवाचक। तो कितने हो गए आपके? 6 प्रकार हो जाते हैं। किसके? आपके स्वरनाम के 6 प्रकार। तो इसमें क्या कहा गया है? मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता। तो कैसे कर लेता? अपने आप कर लेता। कैसे? आपका निजवाचक। क्या हो गया इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निजवाचक जिन स्वरनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के लिए किया जाता है, जिन स्वरनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के लिए किया जाता है वहां पर क्या होता है? निजवाचक स्वरनाम का प्रयोग निजवाचक स्वरनाम होता है। अगर मैं जैसे बात करूं, जैसे एग्जाम्पल में इसके निजवाचक स्वरनाम के आपको कुछ एग्जाम्पल बता देता हूं। जैसे मेरी माँ स्वयं खाना बना लेती है। स्वयं खाना बनाती है। खाना बनाती है। कैसे? स्वयं बनाती है। मैं अपनी गाड़ी अपने आप लेकर आऊंगा या मैं अपनी गाड़ी में आऊंगा। क्या? मैं अपनी गाड़ी में आऊंगा। मैं अपनी गाड़ी में आऊंगा। गाड़ी में आऊंगा।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अपनी, क्या है, निजवाचक सर्वनाम, और यहाँ पर क्या है, स्वम। जैसे सांप को मत छेड़ो, स्वम चला जाएगा, क्या, स्वम चला जाएगा। आप भले तो जग भला, क्या, आप भले तो जग भला, तो क्या हुआ, ये आपका निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हो जाते हैं। तो 15वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, निजवाचक सर्वनाम। तद्भव तत्सम का सही युग्म क्या होगा, पहचानिए। इसमें तद्भव और तद्भव का, तद्भव और तत्सम का सही युग्म क्या होगा, यह है। और जो, जड़ और जड़ज, गांव या ग्रामीण, आम या आम्र, क्या होगा। देखिए तद्भव शब्द क्या होते हैं, तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में आए लेकिन रूप परिवर्तित करके आए। जैसे आपका गांव, क्या होगा, जैसे आपका गांव, ठीक है। जैसे आपका आम, जैसे आपका जड़, ये क्या है, तद्भव रूप है, क्या है, तद्भव रूप है, ठीक है ना। और तत्सम रूप क्या होते हैं, तत्सम रूप वे होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में आए और जो के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, क्या, जो के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। जैसे गांव का क्या हो जाएगा, ग्राम, तत्सम रूप क्या हो जाएगा, ग्राम, ठीक है ना। आम का हो जाएगा आम्र, क्या हो जाएगा, आम्र। और जड़ का क्या हो जाएगा, जटा, क्या हो जाएगा, जटा, ठीक है ना। ये क्या है, तत्सम रूप है, ठीक है। यहीं पे मैंने आपको इनके जो एग्जाम, जो इसके ऑप्शन थे, इसको भी मैंने डिफाइन कर दिया है आपके लिए कि गांव का तत्सम रूप ग्राम होगा, आम का तत्सम रूप आम्र होगा और जड़ का जटा होगा। तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाता है। याद रखिएगा, तद्भव जो संस्कृत से हिंदी में रूप परिवर्तित करके आए हैं, जैसे सूरज या सूर्य, सूर्य क्या है, सूर्य आपका तत्सम हो गया। जैसे अग्नि, तत्सम, आग तद्भव, अग्नि तत्सम, आग तद्भव, है ना। तो जिनका प्रयोग हिंदी में रूप परिवर्तित करके हुआ वो क्या हुए, तत्सम, और तद्भव, और जिनका रूप परिवर्तित नहीं हुआ वो क्या हुए, तत्सम शब्द हुए, क्या, तत्सम शब्द हो जाते हैं। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैसे हस्त का तद्भव रूप क्या है, हस्त का तद्भव रूप क्या है। अब तद्भव मैंने आपको बता दिया है कि जो हिंदी में प्रयोग हुए हैं अपने रूप परिवर्तित करके। जैसे आग, अग्नि क्या है, तत्सम, आग क्या है, जैसे आम, अभी पीछे पढ़ा था, आम का तत्सम क्या होगा, आम्र होगा, क्या, आम्र। आग का तत्सम क्या होगा, अग्नि, क्या हो गया, अग्नि। जैसे अट्टालिका, अट्टालिका का क्या होगा, अटारी। जैसे मक्षिका का क्या होगा, मक्खी, ठीक है ना। और यो अट्टालिका मैंने उल्टा लिख दिया है, मैं इसको यहाँ पे सही कर देता हूँ। ये अटारी, अटारी, अटारी का तत्सम रूप क्या होगा, अट्टालिका, ठीक है ना, क्या होगा, अट्टालिका। उसी प्रकार हस्त का तत्सम रूप क्या होगा, हाथ, तद्भव रूप क्या होगा, हाथ होगा। संस्कृत में इसे हस्त कहते हैं और ये संस्कृत का है, तत्सम है, और हाथ तद्भव है। 18वें की बात करते हैं, समझौता करना मुहावरे का क्या अर्थ है। समझौता करना मुहावरे का अर्थ क्या है। कान भरना, मुंह की खाना, या पीठ ठोकना, खाई पाटना। बताइए, कान भरना क्या होता है, चुगली करना, चुगली करना, ठीक है ना। मुंह की खाना, भाई मुंह की खाना, हार जाना, परास्त हो जाना, क्या, आपको हार जाना, परास्त हो जाना, बुरी तरह से हार गया, हार जाना। अर्थात जब सुशील कुमार ने ओलंपिक में अपने प्रतिद्वंदी से मुकाबला किया तो वह प्रतिद्वंदी बुरी तरह से परास्त हो गया या हार गया, ठीक है ना। तो मुंह की खाना, हार जाना। पीठ ठोकना, शाबाशी देना, शाबाशी देना, पीठ ठोकना अर्थात शाबाशी देना, क्या होगा, पीठ ठोकना, शाबाशी देना। खाई पाटना, खाई पाटना अर्थात समझौता करना, क्या करना, समझौता करना। खाई पाटना अर्थात दूरी को कम करना। जब आप किसी से समझौता करते हो तो अपने बीच के मतभेदों को कम कर देते हो, खत्म कर देते हो। सिर पर सिर फिर जाना, सिर फिर जाना मुहावरे का अर्थ क्या है। बुद्धि ठिकाने में रहना, चक्कर आ जाना, सिर दर्द हो जाना, या पीछे मुड़कर देखने लगना। देखिए क्या होगा, अगर मैं बात करता हूं कि इसका जो आंसर है क्या होना, वैसे तो इसका आंसर सिर फिर जाना का अर्थ होगा पागल होना, क्या होगा, सिर फिर जाना का अर्थ क्या होगा आपका पागल हो जाना, पागल हो जाना,
कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि इसका एक अर्थ ये होगा, हाँ बिल्कुल, पागल हो जाना भी और आपको बुद्धि ठिकाने रहना भी, सिर फिर जाना है। क्या है? बुद्धि ठिकाने रहना, दोनों ही इसके अर्थ हो जाएंगे, क्योंकि आयोग ने यही माना था, बुद्धि ठिकाने लगना। ऑप्शन में यही दिया था तो यही आंसर था। ठीक है, आयोग ने ऑप्शन में बुद्धि ठिकाने रहना ही इसका राइट आंसर दिया था। ठीक है, ऑप्शन में पागल होना था ही नहीं। लड़कों में लड़का, बूढ़ों में बूढ़ा, क्या लड़कों में लड़का, बूढ़ों में बूढ़ा, बिल्कुल बदल जाना, अत्यधिक घमंड होना, सर्वप्रिय होना या आंख दिखाना। बताइए क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? देखिए, लड़कों में लड़का, बूढ़ों में बूढ़ा। भाई लड़कों में लड़का, बूढ़ों में बूढ़ा, अर्थात यह सभी को प्रिय है, यह सभी को प्रिय है। सर्वप्रिय होना, क्या होना? सर्वप्रिय होना, अर्थात सभी को प्रिय है। ठीक है ना, सभी को प्रिय है, लड़कों में लड़का, बूढ़ों में बूढ़ा। जैसे राम तो सर्वप्रिय है, अर्थात यह है, या राम बूढ़ों में बूढ़ा है और लड़कों में लड़का है, अर्थात सभी को प्रिय है, सभी से प्यार करते हैं। मूंग की दाल खाने वाला, मूंग की दाल खाने वाला के मुहावरे का क्या अर्थ होगा? पहले बात करता हूं मुहावरा। मुहावरा एक अरबी भाषा का शब्द है। कैसा? अरबी भाषा का शब्द है। कैसा शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है, जिसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। लेकिन अगर बात करता हूं मूंग की दाल खाने वाला, तो कमजोर, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मूंग की दाल खाने वाला क्या होता है? कमजोर, या फिर इसके लिए होगा डरपोक। क्या? डरपोक, ये होगा मूंग की दाल खाने वाले का अर्थ। बात करते हैं 22वें क्वेश्चन की। तुमको मुझे पढ़ाना है, वाक्य में अशुद्ध पहचानिए। वाक्य में अशुद्धता पहचानिए कि तुमको मुझे पढ़ाना है। इसमें क्या है? अशुद्धता, पढ़ाना, मुझे, तुमको है। तो इसकी शुद्ध रूप क्या होगा? आपको मुझे पढ़ाना है। क्या होगा शुद्ध रूप? आपको मुझे पढ़ाना है, आपको मुझे पढ़ाना है। तो क्या होगा? तुमको इसमें गलत है, तुमको के स्थान पे क्या होना चाहिए? आपको होना चाहिए। तुमको के स्थान पर क्या होना चाहिए? आपको। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। बताइए, इसमें शुद्ध वाक्य की पहचान करिए। उसे शिमला जाना है, उसका शिमला जाना है, तो उसका गलत हो गया। उसको शिमला जाना है। ठीक है, उसने शिमला जाना है, तो क्या होगा? राइट आंसर आपके सामने आ गया होगा कि क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, उसे शिमला जाना है। क्या करना है? उसे शिमला जाना है। 23वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं 24वें क्वेश्चन की। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्या होगा? साधु, सांसारिक, हस्ताक्षेप या फिर शून्य। क्या होगा? या फिर शून्य। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हस्तक्षेप होता है वो, ये होता है हस्तक्षेप। क्या होता है? शय तय अक्षय एप है, तो हस्तक्षेप, हस्तक्षेप नहीं होता। ये क्या नहीं होता? हस्तक्षेप लिखा हुआ है, वो होता है हस्तक्षेप। क्या होता है? हस्तक्षेप। तो ये शुद्ध वर्तनी है और ये अशुद्ध है। ये सभी साधु, सांसारिक और शून्य बिल्कुल शुद्ध लिखे हुए हैं। बात करते हैं 25वें क्वेश्चन की। और मैंने कल जो आपको क्वेश्चन पूछा था, आपने उसका आंसर किसी ने भी नहीं दिया। कोई बात नहीं है, मेरा काम है आपसे आंसर पूछना, और आज फिर मैं पूछूंगा क्वेश्चन कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए, निम्न में से वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? उत्साह, निर्वेद, शोक, विस्मय। तो क्या होगा वीर रस का स्थायी भाव? देखिए, अगर रस की बात करता हूं तो रस के आचार्य जो माने जाते हैं, भरत मुनि को माना जाता है। किसे? भरत मुनि को इसका प्रमुख आचार्य माना जाता है। भरत मुनि ने कितने रस माने हैं? भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की है, और रस शास्त्र की भी रचना भरत मुनि ने की है। भरत मुनि ने नाटक में 8 रस माने हैं और 9 रस माने हैं। किसमें? आपके 9 रस माने हैं। आपके रसों में कितने? कुल 9 रस माने हैं। नाटक में कितने माने हैं? 8 रस भरत मुनि ने माने हैं। ठीक है, लेकिन कुल रसों की संख्या कितनी मानी जाती है वर्तमान में? 11। कितनी? कुल रस माने जाते हैं 11 है, तो कुल स्थायी भाव भी कितने हुए? कुल स्थायी भाव भी 11 ही हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 11 ही कुल स्थायी भाव भी हो जाते हैं। ठीक है ना, लेकिन भरत मुनि कितने मानते थे? भरत मुनि मानते थे 8, 9। भरत मुनि 9 मानते थे, 2 बाद में बढ़ाए गए। ठीक है, और 8 मानते थे आपके नाट्य शास्त्र में। ये सब कुछ आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है, निम्न में से वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव
क्या है? तो बताइए क्या है, ये आपको आंसर करके बताना होगा। मैं इसका आंसर कल बताऊंगा। क्या बताऊंगा? कल इसका मैं आंसर बताऊंगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने रखेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और दोस्तों अपने दोस्तों तक पहुंचाना। वीडियो जहां तक हो सकते हैं शेयर करना। सुबह 6 बजे करंट अफेयर क्लास होती है आपकी, और बायोलॉजी क्लास भी मैडम ही लेती है। तो दोस्तों आज सुबह देखिए 6 बजे क्लास की कितना अच्छे से मैडम आपको पढ़ा रही है। तो आज के लिए इतने रखेंगे। आप लोगों ने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।